अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ। वैसे तो मैं पिछले 1.5 साल से इसी शहर में किराए पर रह रहा था, लेकिन अब कुछ महीने बाद मेरी शादी होने वाली है और वो फ्लैट बहुत पुराना सा था और उसमें जगह भी कम थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी अच्छी सी जगह पर पहले ही शिफ्ट कर लिया जाए, और यही सोच के मैं इस नए फ्लैट में आया था। अपनी मनपसंद लोकेशन और बजट में फ्लैट मिलना मुश्किल तो था, लेकिन 4-5 दिन खूब ढूंढने के बाद मुझे ये फ्लैट मिल गया। ये एक 2 बेडरूम फ्लैट है जिसके लिए मुझे एक एजेंसी ने कांटेक्ट किया था। तो फोन पर उनसे बात करने के बाद उसने मुझे उस फ्लैट की कुछ फोटो भेजी और फिर हमने मिलने का टाइम डिसाइड कर लिया। मैं उस एड्रेस पे पहुंचा तो मुझे वो बाहर ही खड़ा मिल गया। हाय, आई एम निकोलस, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उससे हाथ मिलाया और फिर हम दोनों उस फ्लैट को देखने जाने लगे। जो फोटो उसने मुझे पहले भेजी थी उनके हिसाब से तो वो फ्लैट बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये डीलर्स और एजेंट्स हमेशा ऐसी फोटो भेजते हैं जो कि दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में वो जगह इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन वो पूरी बिल्डिंग ही देखने में बिल्कुल नई लग रही थी। मैं मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वो फ्लैट भी उतना ही सुंदर हो जितना उन फोटोज में दिख रहा था। वो मुझसे अच्छे से हंसते हुए बातें करता अंदर बिल्डिंग में ले गया और फिर लिफ्ट से हम 3रे फ्लोर पर पहुंच गए। ये पूरी बिल्डिंग बिल्कुल नई है, इसे बने अभी 1 ही साल हुआ है, इसलिए सारे फ्लैट्स भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लिफ्ट से निकलते हुए उसने मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, हाँ बिल्डिंग नई तो लग रही है। मैंने कहा, लेकिन इस फ्लैट का मकान मालिक कहाँ है, वो नहीं आया क्या? नहीं, वो नहीं आए और शायद आए भी ना। वो असल में ना बहुत बिजी रहते हैं, और सच बताऊं तो हमारी एजेंसी में भी आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। बस उन्होंने ऑनलाइन ही हमसे कांटेक्ट किया था। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको बस हर महीने टाइम से अपना रेंट ऑनलाइन पे करना है, बस। मैं कुछ नहीं बोला। मन ही मन में सोच रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मकान मालिक यहां नहीं आता, कम से कम मैं खुल के तो रह सकूंगा। मेरा पिछला मकान मालिक तो ऐसा था कि हर महीने फ्लैट चेक करने आ जाता था कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं हुई है। हम 3rd फ्लोर पर पहुंच गए, फ्लैट नंबर 304। उसने दरवाजे के सामने पहुंच के उसका लॉक खोल दिया और फिर जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का फ्लैट देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा मतलब वो फ्लैट उन फोटोज में तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन अब आंखों के सामने तो वो उन फोटोज से भी कहीं ज्यादा सुंदर और बड़ा नजर आ रहा था। पूरे फ्लैट में धूल का एक भी निशान तक नहीं था। वैसे तो वो पूरी बिल्डिंग ही नहीं थी, लेकिन वो फ्लैट तो उस बिल्डिंग से भी नया लग रहा था। ये लिविंग रूम है और ये यहाँ लिविंग रूम से अटैच्ड ये किचन है। वो एजेंट मुझे पूरे फ्लैट को दिखा रहा था, लेकिन सच बताऊं तो मेरा ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। मैं तो बस उस फ्लैट की खूबसूरती को देख रहा था। एक बार देखते ही वो फ्लैट मुझे पसंद आ गया था। वो फुल फर्निश्ड फ्लैट था जिसमें लगी हर एक चीज बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही थी। तो जो किराया आपने बताया था इस फ्लैट का, वही किराया है ना? कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं होगा? मैंने हिचकते हुए उस एजेंट से पूछा। मुझे हैरानी थी कि इतने अच्छे फ्लैट को कोई इतने सस्ते में किराए पर क्यों देगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बोला, किराया वही है जो मैंने आपको बताया था। आप सोच रहे होंगे कि कहीं कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी जरूर शक होता, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। चलिए मैं आपको बाथरूम दिखाता हूं, वो बोला। वो बाथरूम उस फ्लैट के कंपैरिजन में काफी छोटा था। मेरा मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं था, मेरे लिए तो काफी था, लेकिन उस फ्लैट के हिसाब से वो थोड़ा छोटा लग रहा था। लेकिन मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये आपका मेन बेडरूम है, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। बेडरूम काफी बड़ा था,
जिसमें एक तरफ एक बड़ा सा बेड रखा था और दूसरी तरफ एक स्टडी टेबल रखी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा मुझे चाहिए था। तो कैसा लगा फ्लैट आपको? उसने पूछा। ये तो बहुत बढ़िया फ्लैट है, मैंने कहा। मुझे ये पसंद है। बताइए मुझे कब एग्रीमेंट पे साइन करना है? ओह, एग्रीमेंट तो बिल्कुल रेडी है, आप चाहें तो अभी के अभी साइन कर सकते हैं, निकोलस ने मुस्कुराते हुए बोला। फिर वो मुझे बाहर लिविंग रूम में ले गया और हम एक टेबल के सामने बैठ गए। फिर उसने कुछ पेपर्स निकाले और मुझे दिखाने लगा। उसने कहा कि फ्लैट का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ इसी रेंट में इंक्लूडेड है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। बस मुझे आपकी एक आईडी चाहिए, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। एग्रीमेंट के पेपर हाथ में आते ही मैंने जल्दी से उन पे एक नज़र डाली और साइन कर दिए। मन ही मन में सोच रहा था कि जल्दी से साइन कर दूं, कहीं इस साले का दिमाग ना बदल जाए। साइन करने के बाद वो पेपर्स चेक करने लगा। मैं वहीं बैठा फ्लैट में इधर उधर देख रहा था कि तभी मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी। वो हॉल में आगे जाकर बाथरूम के बगल में बना एक बंद दरवाज़ा था। अरे, ये दरवाज़ा तो मैंने खोल के ही नहीं देखा, मैंने सोचा। हे निकोलस, वहाँ क्या है? मैंने उसे उस बंद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओह, वो शायद स्टोर रूम है, उसने 2 सेकंड सोचने के बाद कहा। शायद क्यों? मैंने पूछा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब से हमें ये फ्लैट मिला है तब से वो दरवाज़ा बंद ही है। मकान मालिक ने बताया था कि उस पे लगा ताला खराब हो गया है, इसीलिए वो खोला नहीं जा सकता, और ताला तोड़ने के चक्कर में उस दरवाजे को भी नुकसान हो सकता है, जिससे इस पूरे फ्लैट की शो बिगड़ जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने भी उस ताले को खुलवाने की कोशिश नहीं की। आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? उसने मुझसे पूछा। नहीं, परेशानी क्या होगी, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मेरी नजरें उस दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या फर्क पड़ता है, कोई छोटा सा स्टोर रूम होगा, मुझे वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है। मुझे 2 रूम्स के बारे में बताया गया था और वो मुझे पसंद थे। खैर, आखिर में हमने सब कुछ फाइनल किया और उसने मुझे फ्लैट की चाबी दे दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मुझे किसी बात पे शक करने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन इतने सस्ते में इतना अच्छा फ्लैट लेके मैं खुश था। अगले 2 दिनों में ही मैंने पुराने फ्लैट से अपना सारा सामान इस नए फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। पुराने फ्लैट के मकान मालिक ने भी मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की, यहाँ तक कि मेरा पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रख लिया, लेकिन मैं उसकी रोज़ रोज़ की चिकचिक से तंग आ चुका था। नए फ्लैट में आने के बाद शुरू के कुछ दिन तो मुझे किचन सेट करने में ही लग गए। मैं किचन के लिए बहुत सारा नया सामान लाया और सेट करने में लगा रहा। शुरू के 3-4 दिन तो मैं इतना बिजी था कि उस बंद दरवाजे की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि बीच बीच में मैं उसके हैंडल को जोर जोर से हिला डुला के, यहां तक कि लाते मार के भी खोलने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं खुला। उसके बाद मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। आसपास के दूसरे लोग भी या तो शायद दिन भर अपने काम पे रहते थे या फिर रात में अपने अपने फ्लैट्स के अंदर। मुझे आसपास कोई दूसरा पड़ोसी नजर नहीं आया सिवाय एक बुढ़िया के। पहले दिन जब मैं अपने सामान को वहां लेके आया तो वो मुझे बाहर कॉरिडोर में दिखी थी। वो फ्लैट नंबर 307 का ताला खोल रही थी। हाय, मेरा नाम नेथन है, मैं अभी अभी यहाँ 304 फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने दूर से ही उसको आवाज देके बोला। मैं सोच रहा था कि नई जगह आसपास के लोगों से जान पहचान रहेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देख के झट से अपने फ्लैट के अंदर घुस गई और भड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, शायद बात नहीं करना चाहती होगी। मैं उसके बारे में भूल गया। ओवरऑल उस नई जगह पे सब कुछ बढ़िया था सिवाय उस बुढ़िया के। शुरू के 2 हफ्ते अच्छे से गुजरे, मुझे वहां रहने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर एक रात करीब 9 बजे
मैं ऑफिस से वापस आ रहा था और अपने दरवाजे पे पहुंच के ताले में चाबी बस लगाई ही थी कि मैं अचानक से रुक गया। ताले में चाबी लगाने की आवाज होते ही मुझे अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई तेजी से अंदर भाग के गया हो। कदमों की वो भारी आवाज एकदम से आई और फिर शांत हो गई। मैं ताला खोलते खोलते वहीं रुक गया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह आवाज किसकी हो सकती है। मैं दरवाजे पे कान लगा के सुनने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आवाज मेरे फ्लैट के अंदर से आई थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। मैं 1 मिनट वैसे ही बिना हिले खड़ा रहा, कोई आवाज नहीं आई। और तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे कि किसी ने कोई चीज जोर से फर्श पर पटकी हो। और ये आवाज पक्का मेरे ही फ्लैट में से आई थी। मुझे अब कोई शक नहीं था, कोई मेरे फ्लैट के अंदर था। लेकिन कौन? मैं धीरे से दरवाजे से थोड़ा पीछे हटा और उसी वक्त पुलिस को फोन किया। हेलो 911, क्या इमरजेंसी है आपकी? मेरे मेरे घर में कोई घुस गया है, शायद कोई चोर। आप प्लीज जल्दी से किसी को भेजिए। फिर उन्होंने मेरा पूरा एड्रेस पूछा और 10 मिनट बाद ही 2 पुलिस वाले मेरे फ्लोर पर पहुंच चुके थे। मैंने उनको बिना आवाज किए अपनी फ्लैट की तरफ इशारा किया तो वो दोनों अपनी पिस्टल्स निकाल के एक झटके से दरवाजे के अंदर घुस गए। मैं बाहर ही खड़ा था, ये सोचता हुआ कि पता नहीं वो लोग किसको पकड़ के लाएंगे। लेकिन फिर करीब 5 मिनट बाद वो दोनों बाहर आ गए। उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा था। उन्होंने मुझसे हॉल के उस बंद दरवाजे के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है। पुलिस वालों ने बोला कि अंदर कोई नहीं था, आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी, वो आवाज कहीं और से आई होगी, क्योंकि आपके फ्लैट के अंदर किसी के आने का कोई निशान नहीं था। सारे खिड़की दरवाजे भी अंदर से बंद थे। इतना कह के वो वहां से चले गए। लेकिन मैं कहाँ जाता, मुझे तो फ्लैट में ही जाना था। और मुझे पता था कि वो मेरी गलतफहमी नहीं थी। वो धड़ाम से किसी चीज के गिरने की आवाज मैंने अपने फ्लैट के अंदर से ही सुनी थी। मैं अंदर गया और खुद एक एक खिड़की दरवाजे को चेक किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। सारी चीजें, सारे कमरे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं उस बंद दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया। मुझे ये तो ध्यान नहीं कि मैं तब क्या सोच रहा था, लेकिन वहां खड़े मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दरवाजा मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो पूरा फ्लैट खाली था, वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन उस एक दरवाजे को ताले से बंद किया हुआ था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि उस दरवाजे के बारे में मुझे आखिर तक नहीं बताया गया था? लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती थी इसके पीछे? मेरा मन किया कि अभी इस दरवाजे के हैंडल को पकड़ के मरोड़ दूं, और मैंने ऐसा किया भी। उसके हैंडल को हिलाने की बहुत कोशिश की, लातें भी मारी, लेकिन वो दरवाजा तो जैसे चारों तरफ से वेल्ड किया हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। शायद वो पुलिस वाले सही कह रहे थे, वो मेरा वहम ही था। आखिर में खाना खा के मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन तब भी मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेटने से पहले मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक किए और फिर लाइट बंद करके लेट गया। मन ही मन मैंने फैसला कर लिया था कि ये फ्लैट मेरा है और यहां मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चलता रहा। मैं भी उस शाम के बारे में भूल चुका था। फिर एक रात बेड पे लेटा मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी एक झटके से मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से भीगा हुआ था और गहरी सांसें ले रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और अंधेरे में ही अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही डरावना सपना देख के उठा हूं, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई सपना नहीं देखा था। तो फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा था?
कुछ तो गड़बड़ थी। और तभी एक हल्की सी आवाज आई मेरे बेडरूम के बाहर से, दरवाजा बंद होने की आवाज। मैंने झट से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। कुछ देर मैं वैसे ही बैठा दरवाजे की तरफ देखता रहा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। फिर मैं उठा और धीरे धीरे अपने कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा, बिना कदमों की आवाज किए। और दरवाजे के पास पहुंच के मैं कान लगा के सुनने लगा। पहले तो मुझे लगा कि कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन फिर मुझे वो आवाज सुनाई दी, बहुत ही हल्की हल्की, जैसे कोई नाखूनों से कुछ खरोंच रहा हो। और वो आवाज अपने आप में बहुत अजीब थी, जैसे कोई जानबूझ के वो कर रहा हो, जैसे कोई दीवार पे ऊपर से लेकर नीचे तक अपने नाखूनों से खरोंचता और फिर 2 सेकंड रुक के फिर से वही करने लगता, बार बार लगातार वही आवाज। और वो आवाज बिल्कुल दरवाजे के बाहर हॉल में से आती लग रही थी। मेरे फ्लैट में कोई था और मैं देखना चाहता था कि वो कौन है। मैंने धीरे से अपना दरवाजा खोला और बाहर हॉल में अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये क्या, दरवाजा खोलते ही वो आवाज तो और जोर जोर से होने लगी। और वो आवाज और कहीं से नहीं, उस मनहूस बंद दरवाजे से ही आ रही थी। मैं आवाज का पीछा करता हुआ बाहर हॉल में पहुंच गया और मेरे हर एक बढ़ते कदम के साथ वो आवाज तेज होने लगी। मैं उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा और उस पे अपना कान लगा के सुनने लगा। और मेरे कान लगाते ही वो आवाज बंद हो गई, जैसे कि कोई बीच में ही रुक गया हो। अब सब कुछ शांत था और वो खामोशी उस आवाज से भी ज्यादा डरा देने वाली थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और धीरे धीरे सांस लेने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद अब फिर से कोई आवाज आएगी, लेकिन नहीं आई। मैं वहीं खड़ा था और फिर करीब 20 सेकंड बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से धड़ाम से किसी ने कुछ मारा। वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं उछल के दूर जा गिरा। ओह शिट, ये क्या था? मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। दरवाजे के सामने पड़ा मैं उम्मीद कर रहा था कि अभी वो दरवाजा खुलेगा और कोई उछल के मेरे ऊपर झपट पड़ेगा। लेकिन तभी किसी ने फ्लैट के मेन गेट पे नॉक किया। मैं भाग के दरवाजे के पास चला गया खोलने के लिए। दरवाजा खोला तो देखा कि दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो गुस्से में नजर आ रहा था। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों इतना शोर कर रहे हो? वो गुस्से में मुझसे बोला। यहाँ कोई है अंदर? मैंने उससे अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला। कोई है? कौन है? कहाँ? मुझे नहीं पता, मेरे स्टोर रूम से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, मैंने हाँफते हुए कहा। वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि मेरे लिए दया नजर आ रही थी। ओह, स्टोर रूम में? वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। लगता है उन लोगों ने आपको बताया नहीं उसके बारे में। बताया नहीं? क्या नहीं बताया? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैंने उससे पूछा। ओ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जरूर कोई चूहा होगा, वो बोला। चूहा? नहीं, वो चूहा नहीं है। चूहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा। हाँ, हो सकता है ना, आपको शायद पता नहीं यहाँ के चूहे कितने बड़े हैं। वो दीवार पे चल के ऊपर तक आ जाते हैं और ऐसी आवाजें करते हैं जैसे आपने सुनी थी, पंजे रगड़ने की। मैंने कहा नहीं, आप समझ नहीं रहे, किसी ने उस दरवाजे पे अंदर से लात मारी थी, वो कोई चूहा नहीं हो सकता। मैं उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तो जैसे मेरी बात घुस ही नहीं रही थी। नहीं, वो चूहा ही है, आप डरिए मत। आप एक काम करो, आप एक बिल्ली पाल लो, वो उन चूहों को पकड़ के खा जाएगी, फिर आपको चूहों से डर नहीं लगेगा। वो बुढ़ा अजीब ही तरीके से मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला। वो चूहा नहीं था और मुझे चूहों से डर नहीं लगता, मैंने गुस्से से कहा। तो वो हंसने लगा।
अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस ये देखने आया था कि कौन इतनी रात उछल कूद कर रहा है। मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में ही रहता हूं। शोर से मेरी आंख खुल गई। चलिए अब मैं चलता हूं। आप अपना ध्यान रखना। गुड नाइट। गुड नाइट, मैंने कहा और फिर वो वहां से चला गया। मुझे अब पता करना ही था कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। तो अगले दिन मैंने खुद ही एक मेंटेनेंस वाले को वहां बुला लिया, वो दरवाज़ा खुलवाने के लिए। मैंने सोच लिया था कि जो भी खर्चा आएगा वो मैं खुद दे दूंगा, लेकिन ये दरवाज़ा अब खुलवा के ही रहूंगा। कुछ ही देर बाद मेंटेनेंस वाला लड़का आ गया। सर, आपने कोई दरवाज़ा खुलवाने के लिए बुलाया था? उसने मुझसे पूछा। उसने अपने एक हाथ में अपना टूल बॉक्स पकड़ा हुआ था। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। मैं उसको सीधा उस बंद दरवाजे के पास ले गया। यही वो दरवाज़ा है जो बिल्कुल जाम हो चुका है। इसी को खोलना है। मैंने इसे खोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन ये तो जैसे चारों तरफ से वेल्ड हो रखा है, हिलता भी नहीं है। तो उसने अपना टूल बॉक्स नीचे रखा और एक पेपर लेके उस दरवाजे के नीचे सरका के देखा। नहीं सर, ये वेल्ड नहीं हो रखा। ये देखो, ये पेपर पूरा अंदर तक जा रहा है। वो बोला। ओ ऐसा क्या? तो पता नहीं क्यों जाम हो रखा है ये। मैंने कहा कोई नहीं सर, मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम है इसमें। वो बोला, सुनो, चाहे कैसे भी करके तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना है। जो भी खर्चा आएगा वो मैं तुमको दूंगा, लेकिन मुझे ये दरवाज़ा खुला हुआ चाहिए। समझ गए ना? मैंने कहा हाँ सर, समझ गया। कोशिश करता हूं खोलने की। खुल गया तो ठीक है, नहीं तो इस दरवाजे को ही तोड़ देंगे। कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। चलो तुम दरवाज़ा खोलो, मैं भी आता हूं। इतना कह के मैं अपने रूम में आ गया। मुझे लैपटॉप में ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम करना था। बाहर हॉल से उसके औजारों के ठोकने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। धीरे धीरे वो शोर तेज होता गया, लेकिन मुझे सुकून था इस बात का कि आज तो ये दरवाज़ा खुल ही जाएगा और मैं देख सकूंगा कि इस मनहूस दरवाजे के पीछे क्या है। बाहर हॉल से उसके औजारों के ठोकने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। धीरे धीरे वो शोर तेज होता गया, लेकिन मुझे सुकून था इस बात का कि आज तो ये दरवाज़ा खुल ही जाएगा और मैं देख सकूंगा कि इस मनहूस दरवाजे के पीछे क्या है। धीरे धीरे उसके औजारों की आवाज़ें तेज होने लगीं। पहले शायद वो हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा था और उसके बाद ड्रिल की आवाज़ आने लगी, फिर कटर की। करीब आधे घंटे तक वो आवाज़ें आती रहीं। उसके बाद सारा शोर थम गया और वो चलता हुआ मेरे कमरे में आया। दरवाज़ा खुल गया क्या? मैंने एक्साइटेड होके उससे पूछा। वो सर, एक्चुअली क्या दरवाज़ा खुला या नहीं? मैंने उससे फिर से पूछा। सर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दरवाज़ा आज तक नहीं देखा। मैंने हर तरीके से कोशिश करके देख लिया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। यहाँ तक कि मेरी ड्रिल मशीन भी टूट गई और आरी के भी 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उस दरवाजे पर तो खरोंच तक नहीं आई। उसकी बात सुन के मेरी तो जैसे सारी उम्मीदें एक झटके से टूट गईं। सर, ये कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है। ये दिखने में तो लकड़ी का लग रहा है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है। ये पता नहीं कौन से मेटल से बना है। अरे यार, तो क्या किया जाए अब? मैंने पूछा। सर, मुझे लगता है आपको किसी बड़े ठेकेदार से बात करनी चाहिए। ये दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए पूरी दीवार ही तोड़नी पड़ेगी। मैंने उस दरवाजे के कब्जों तक पहुंचने की भी कोशिश की, लेकिन वो अंदर की तरफ खुलता है, इसलिए उसके कब्जे भी दिखाई नहीं दे रहे। चलो देखते हैं। ये लो अपने पैसे, अपनी ड्रिल मशीन ठीक करवा लेना। मैंने उसको पैसे देते हुए कहा। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। साला एक दरवाजे ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। लगता है अब मुझे इस मनहूस दरवाजे के साथ ही जीना पड़ेगा। मैं गुस्से में अपने आप से बड़बड़ा रहा था। आखिर में ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मैंने फैसला किया
कि मेरे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि मैं उस दरवाजे की तरफ ध्यान ही ना दूं और बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहूं। लेकिन फिर उसी रात अपना सारा काम निपटा के मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि कहीं रात में फिर से वो आवाज ना आए। लेकिन फिर 1 बजे तक मेरी पलकें भारी होने लगीं और मेरी आंख लग गई। मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था और तब मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा हूं। चारों तरफ अंधेरा है और वो दरवाजा इतना बड़ा था कि मैं उसके नॉब तक को नहीं छू पा रहा था। मैं उसके सामने खड़ा था और तभी वो नॉब घूमने लगा और एक तेज आवाज के साथ वो बड़ा सा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंधेरे में मैं मुश्किल से वो सब देख पा रहा था और तभी मैंने देखा कि 2 पतले पतले लंबे लंबे हाथ उस दरवाजे के पीछे से सरकते हुए बाहर निकलने लगे। मैं बुरी तरह डरा हुआ वहीं खड़ा था। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। दरवाजा खुलता गया और फिर जैसे ही कोई दरवाजे के पीछे से मुझ पे झपटने वाला था, मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में तर हो चुका था। कई सेकंड्स तो मुझे ये समझने में लग गई कि मैं सपना देख रहा था। मैंने अपने फोन में टाइम देखा तो रात के 3:20 हो रखे थे और तभी मुझे पता नहीं क्या सूझा। मैं जल्दी से बेड से उठा और अपने कमरे से निकल के सीधा उस दरवाजे के पास जाने लगा। लेकिन हॉल में जाते ही मैंने जो देखा वो देख के मेरे कदम वहीं रुक गए। वो दरवाजा पूरा खुला हुआ था। हाँ, जिस दरवाजे को मैं इतने दिनों से खोलने की कोशिश कर रहा था वो मेरी आंखों के सामने पूरा खुला था और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैंने जल्दी से अपनी आंखों को मसला कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा। वो दरवाजा अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे कोई दीवार हो ही ना, जैसे वो आगे ना जाने कितनी दूर तक जा रहा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे फ्लैट के साथ में तो एक और फ्लैट था। वहां अंधेरा तो था लेकिन हल्की हल्की रोशनी भी थी। मैं 1 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह सब क्या है। उस दरवाजे के पीछे एक ना खत्म होने वाला गलियारा था और वो गलियारा मुझे जैसे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो, देखने के लिए कि वहां क्या है, कौन है। तभी वहां खड़े मुझे एक और आवाज आई। आवाज थी तो बहुत हल्की, लेकिन मुझे पता था वो कहां से आई है। उस दरवाजे के पीछे और दरवाजे थे। मेरा दिमाग मुझे उसके और करीब जाने से रोक रहा था। मैंने घड़ी में टाइम देखा, 3:25 हो गए थे। मैं 15 मिनट से वहां खड़ा था। मैंने उसी वक्त अपने आप को संभाला। जिस दरवाजे को मैं इतने दिनों से खोलने की कोशिश कर रहा था वो मेरी आंखों के सामने खुला हुआ था। मैं जल्दी से उसके बिल्कुल पास चला गया अंदर झांकने के लिए, लेकिन पास जाते ही मुझे वहां इतनी ज्यादा ठंड महसूस होने लगी जैसे कि मैं फ्रीजर में खड़ा हूं। मैं पीछे हट गया और जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया अपना फोन लेने के लिए। मैं सोच रहा था कि जल्दी से किसी को फोन करके बुलाता हूं यहां पे, लेकिन जब मैं फोन लेकर वापस आया तो देखा कि वो दरवाजा आधा बंद हो चुका था। मैंने कॉल नहीं की, बस वहीं खड़ा उसको देखता रहा। मेरा शक बिल्कुल सही था, वो दरवाजा बंद हो रहा था अपने आप। और फिर 4:19 पे एक तेज आवाज के साथ वो दरवाजा पूरा बंद हो गया। तब तक मैं भी बिल्कुल नींद में आ चुका था, लेकिन दरवाजा बंद होने की उस आवाज से मैं एकदम से उठ गया। क्या ये दरवाजा हर रात खुलता और बंद होता है? मैं मन ही मन सोच रहा था। अगले दिन मैं पूरा दिन हॉल में ही बैठा रहा। ऑफिस का जो भी काम था सारा काम मैंने हॉल में ही बैठे बैठे किया और हर थोड़ी देर में मैं उस दरवाजे की तरफ भी नजर रख रहा था। क्या इस फ्लैट के मकान मालिक को इस दरवाजे के बारे में पता है?
क्या उसने पता होने के बावजूद ये मुझे किराए पर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको इस बारे में नहीं पता होगा। वो तो यहां रहा ही नहीं। मुझे भी तो यहां आने के कई दिनों बाद ही इस दरवाजे के राज के बारे में पता चला था। मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं एक बार मकान मालिक से बात जरूर करूंगा, लेकिन बात करता भी तो कैसे? मेरे पास तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, बस उसका नाम और अकाउंट नंबर था। लेकिन एक तरीका था, मैं उस एजेंसी के थ्रू उसका नंबर ले सकता था जिनसे मैंने ये फ्लैट किराए पर लिया था। मेरे पास उनका फोन नंबर भी था। मैंने उसी वक्त उनको कॉल लगाई। हेलो, हाय, मैं वही आदमी बोल रहा हूं जिसने अभी कुछ दिन पहले यहां फ्लैट लिया था। मैंने उसको अपनी सोसाइटी का नाम बताया। ओह हाँ हाँ, नेथन जी, बताइए, कैसे याद किया आपने? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप बताइए। मैंने एक नकली हंसी हंसते हुए उससे कहा। वो एक्चुअली मुझे ना उस किराएदार का नंबर चाहिए था जो मुझसे पहले यहां रहता था। मेरी बात सुनते ही वो अचानक से चुप हो गया और शायद कुछ सोचने के बाद वो बोला, क्यों, क्या बात हो गई? उससे क्यों बात करनी है? वो तो वहां से जा चुकी है ना? जा चुकी है? इसका मतलब वो कोई लड़की थी। एक्चुअली उसका कुछ सामान यहां छूट गया है, तो अगर मुझे उसका कोई नंबर या एड्रेस मिल जाता तो मैं उसका ये सामान उसको दे देता। मैंने उसको झूठ बोल दिया। ओह, ऐसी बात है क्या? वो एक्चुअली क्या है ना, हमारी एजेंसी में हम किसी क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन इस तरह से किसी को नहीं दे सकते। बाकी आप बोलो तो मैं किसी लड़के को वहां भेज देता हूं, वो वहां से सामान उठा लेगा और उस तक पहुंचा देगा। वो बोला, नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी सामान नहीं है, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होना। मैंने बात पलटते हुए उससे कहा। चलो फिर तो ठीक है, कोई नहीं, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना। हाँ हाँ ज़रूर, चलो फिर बात करते हैं, बाय। कॉल कट तो गई, लेकिन जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो ऐसा जरूर था जो वो मुझे बता नहीं रहा था। कोई तो बात जरूर थी, मेरा दिल कह रहा था। खैर, फिर इसी उधेड़-बुन में मेरा पूरा दिन निकल गया। मैंने अपने ऑफिस का काम भी निपटा लिया था। मैंने सोच लिया था कि आज पूरी रात मैं खुद जाग के देखूंगा कि माजरा क्या है, कितने बजे ये दरवाजा खुलता है और क्यों खुलता है। इसलिए मैं दिन में ही 2-3 घंटे सो भी लिया था, जिससे कि रात में आसानी से जाग सकूं। फिर रात में मैं हॉल में ही बैठा टीवी देख रहा था। 3 बज चुके थे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा पूरा बंद था। सुबह से मैं बीच बीच में उस दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन 3 बजते ही मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगने लगा। 3:15, दरवाजा अभी भी बंद था। 3:18, मैंने अपना फोन नीचे रखा और अपनी आंखों को मसलने लगा। मुझे नींद आने लगी थी और तभी यह दरवाजे की आवाज थी। शायद दरवाजा खुलने लगा था। मैं कई देर तक दरवाजे की तरफ ही देखता रहा, कोई हरकत नहीं हुई। और तभी दरवाजा खुलने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक कि पूरा नहीं खुल गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब क्या होने वाला है? क्या कोई बाहर आएगा जैसा कि मैंने कल सपने में देखा था? दरवाजे के अंदर अंधेरा था, गुप अंधेरा, और वो अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे आगे पता नहीं कितनी दूर तक हो। मेरा मतलब मैंने पहले भी ये देखा था, लेकिन आज ये बात पक्की हो गई थी कि वो रास्ता मेरे फ्लैट की दीवार से कहीं आगे तक जा रहा था। एक बार तो मन किया कि मैं इसके अंदर जाकर देखता हूं कि ये आखिर जा कहां रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि इसके अंदर खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा। मैं बाहर हॉल में ही खड़ा वो सब देखता रहा और फिर ठीक 4:19 पे एक तेज आवाज के साथ वो दरवाजा बंद हो गया।
मेरे मन में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दरवाजा जानबूझ के मुझे अपने अंदर बुलाने के लिए खुल रहा हो? क्या कुछ ऐसा था जो वो मुझे दिखाना चाहता था? क्योंकि अगर उसको मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो अभी तक पहुंचा चुका होता। मैंने मन बना लिया था कि आज रात जब वो दरवाजा खुलेगा तो कैसे भी करके मैं खुद उसके अंदर जाके देखूंगा। लेकिन अगर मैं उसके अंदर चला गया और पीछे से वो दरवाजा बंद हो गया तो फिर तो मैं उसके अंदर ही फंस जाऊंगा। कम से कम अगले 24 घंटों के लिए तो फंस ही जाऊंगा, जब तक कि वो दरवाजा दोबारा नहीं खुलता। लेकिन कुछ तो करना था, कुछ भी। तो अगले ही दिन मैं मार्केट गया और एक पावरफुल टॉर्च और एक लंबी सी मोटी रस्सी खरीद के ले आया। मार्केट से मैं वापस आया ही था कि किसी ने मेरी डोरबेल बजाई। बाहर एक आदमी खड़ा था और ये वही बुढ़ा था जो उस रात मेरे घर पे आया था शोर की कंप्लेंट करने के लिए। हाय, मैं आपका पड़ोसी हूँ, 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? वो बोला। हाँ हाँ ज़रूर, आइए अंदर आइए। मैंने उसको अंदर बुलाया। अंदर टेबल पर वो रस्सी और टॉर्च लाइट रखी थी। उसको देख के वो बोला, ओह लगता है हाइकिंग जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, इस वीकेंड मैं हाइकिंग के लिए जा रहा हूँ। मैंने फट से उसको झूठ बोल दिया। बढ़िया है, तो कौन सी जगह जा रहे हो हाइकिंग के लिए? उसने पूछा। मैंने 2 सेकंड सोचा। ट्रेल नंबर 3 पर, मैं हर बार वहीं जाता हूँ हाइकिंग के लिए। मैंने कहा। ओह, ट्रेल नंबर 3, लेकिन वो तो काफ़ी टाइम से बंद है ना? उसने शक की नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। बंद है? मुझे नहीं पता था, मुझे लगा खुला होगा। मैं बिल्कुल अनजान बनते हुए उससे बोला। लेकिन उसे बंद क्यों किया हुआ है? मैंने पूछा। पक्का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां कुछ हो गया था जिसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। बाकी आप चाहें तो ट्रेल नंबर 5 पर जा सकते हैं। शायद उसको मेरी बात पर शक नहीं हुआ था। मैंने राहत की सांस ली। हाँ, मैं ट्रेल नंबर 5 पर ही जाता हूँ इस बार, मैंने कहा। और बताइए कैसे आना हुआ आपका? मैंने बस सोचा कि थोड़ा अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाता हमारा। उस दिन रात में ठीक से बात नहीं कर पाया था आपसे, तो उस रात के बाद से आपको चूहों ने फिर से तो परेशान नहीं किया ना? उसने मुझसे पूछा। नहीं, वैसा फिर कुछ नहीं हुआ। आप शायद सही कह रहे थे, वो कोई चूहा ही होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, मैंने कहा। नहीं, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चलता हूँ। वो मेरी वाइफ बाहर मार्केट गई हुई है, वो बस आने ही वाली होगी। और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। शायद कोई टेक्स्ट मैसेज आया था। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और कुछ टाइप करने लगा, और टाइप करते करते ही उसने मुझसे पूछा, तो नेथन, तुम काम क्या करते हो? मैं एक फ्रीलांसर हूँ, कोडिंग वगैरह का काम करता हूँ, बस कभी कभी जाना होता है ऑफिस में, मैंने कहा। ओह, इसका मतलब तुम घर से ही सारा काम करते हो? हाँ। और आप कब से रह रहे हैं इस बिल्डिंग में? मैंने पूछा। हम तो यहाँ शुरू से ही हैं, जब से ये बिल्डिंग बनी थी। मैं, मेरी वाइफ और मेरी 19 साल की बेटी सूजन, हम तीनों यहाँ रहते थे। लेकिन मेरी बेटी 6 महीने पहले ही दूसरे शहर में चली गई है पढ़ाई करने के लिए, उसने कहा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने धीरे से उससे कहा। क्या आप मेरे फ्लैट के पिछले किराएदार के बारे में जानते हैं? मेरी बात सुन के वो टाइप करते करते अचानक से रुक गया। पिछला किराएदार? नहीं, मैं नहीं जानता कौन रहता था यहाँ पहले, वो बोला। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा। अच्छा नेथन, मैं अब चलता हूँ, तुम आना कभी हमारे घर पे, मेरी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, ज़रूर आऊँगा, मैंने कहा। वो खड़ा हो गया और जाने के लिए पलटा, लेकिन पलटते हुए वो फिर से उस रस्सी और फ्लैशलाइट की तरफ देख के बोला,
एक और चीज, हाइकिंग के लिए संभल के जाना, ज्यादा दूर तक मत जाना। रूट नंबर 5 थोड़ा खतरनाक है, समझ रहे हो ना? वो सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोल रहा था। हाँ हाँ, मैं ध्यान से जाऊंगा, मैंने कहा। वो मेरे पीछे उस बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था, बहुत ध्यान से। टेक केयर नेथन, और इतना बोल के वो वहां से चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन तभी मेरी नजर उस रस्सी पे पड़ी तो अचानक से मुझे याद आया कि आज रात तो मुझे उस दरवाजे के खुलने के बाद उसके अंदर जाना है। मैं फिर 3-4 घंटे सो लिया और फिर रात में टीवी देखते हुए उस दरवाजे के खुलने का वेट करने लगा। मैंने रस्सी का एक सिरा अपने एक हाथ पे बांध लिया और दूसरा हिस्सा सोफे के एक पैर पे जोर से बांध लिया और सोफे पे बैठा टीवी देखता रहा। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही ठीक 3:19 पे एक आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया और अब दरवाजे के पीछे वो ना खत्म होने वाला अंधेरा रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे अब उसके अंदर जाना था। मैंने टॉर्च जलाई और उसके अंदर देखा तो दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था, जैसे वो ना जाने कितनी लंबी कोई सुरंग हो। मेरे पास सोचने का ज्यादा टाइम नहीं था और मैं बिना कुछ सोचे उसके अंदर चला गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे बहुत तेज ठंड का एहसास होने लगा। लेकिन मैं चलता रहा। वो एक बहुत पतला सा रास्ता था, इतना पतला कि 2 इंसान भी एक साथ वहां से नहीं जा सकते थे। और हर एक बढ़ते कदम के साथ मैं उस अंधेरे कुएं में और अंदर तक समाता जा रहा था। बस कुछ कदम और। मैं बार बार यही सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा दिखे जिससे मुझे इस मनहूस दरवाजे के राज के बारे में कुछ पता चल सके। और फिर करीब 20 मिनट लगातार चलते रहने के बाद मुझे रास्ते में एक पेपर पड़ा दिखाई दिया। मैंने उसको उठाया और टॉर्च की लाइट में उसे देखा तो उसमें लिखा था, गो बैक, वापस चले जाओ। वो देख के मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया। ये यहां किसने रखा होगा? मुझे बहुत हैरानी हुई। और तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथ पे बंधी रस्सी हिल रही थी। मेरा मतलब जोर जोर से झटके ले रही थी, जैसे कि कोई दूसरी तरफ से उसे पकड़ के खींच रहा हो। मेरी तो जान ही निकल गई। और तभी मुझे वहां किसी के गुर्राने की और वो खरोंचने वाली आवाजें आने लगी। कोई मेरे पास आ रहा था। मैं पागलों की तरह इधर उधर टॉर्च लाइट मारने लगा और तभी मुझे वो दिखाई दी। वो एक लड़की थी। उसके हाथ बिल्कुल पतले पतले सफेद थे और उसके नाखून गंदे बड़े बड़े थे। लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि पूरा चेहरा बालों से ढका था। उसको देख के एक बार के लिए तो मैं वहीं डर के मारे जम गया। लेकिन अगले ही पल उसकी उस डरावनी आवाज से मैं होश में आया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगा। अपने दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ। मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला था। मुझे बस उससे अपनी जान बचानी थी। मैं भागता रहा। भागते हुए मैं लगातार उसको अपने पीछे आता हुआ महसूस कर रहा था। मैं बस भागता रहा और फिर कुछ दूर मुझे एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक दरवाजे के अंदर से आ रही थी। मुझे पता था कि जान बचाने के लिए मुझे इस दरवाजे के अंदर जाना होगा और मैं बिना कुछ देखे भागता हुआ उस दरवाजे के अंदर कूद गया। दरवाजे के अंदर जाते ही वो शैतान लड़की जो मेरे पीछे आ रही थी वो वहीं रुक गई और एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद करके वापस चली गई। मैं 2 मिनट तक वहीं फर्श पे पड़ा सांसें ले रहा था। मैं जिंदा बच गया था। लेकिन तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई, आखिर तुम भी जाल में फंसी गए ना। मैंने पलट के देखा तो देखा कि पीछे एक आदमी खड़ा था। 30 के आसपास की उम्र लग रही थी उसकी और मेरी तरफ देख के वो मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो?
मैंने उससे चिल्ला के पूछा और तभी मैंने नोटिस किया कि जिस जगह मैं मौजूद था वो ऐसी लग रही थी जैसे ना जाने कितने सालों से वहां कोई ना रह रहा हो। चारों तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। उसकी बनावट बिल्कुल मेरे फ्लैट के जैसी ही लग रही थी, लेकिन वो मेरा फ्लैट कैसे हो सकता था? ये कौन सी जगह है? मैंने फिर से उससे पूछा। मेरा नाम मार्टिन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और ये फ्लैट नंबर 102 है। अभी यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ अभी बहुत साफ सफाई की जरूरत है। उसने हंसते हुए मुझसे कहा, ये क्या मजाक है? मुझे ठीक से बताओ यहाँ क्या चल रहा है। मैंने उसे गुस्से से कहा तो वो बिना कुछ बोले दरवाजा खोल के वहां से बाहर निकल गया। उसको बाहर जाते देख मैं भी तेजी से उसकी तरफ लपका, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। कमरे से बाहर निकला तो देखा कि बाहर का कॉरिडोर तो बिल्कुल मेरी ही बिल्डिंग जैसा था। ये वही बिल्डिंग थी, लेकिन ये इतनी पुरानी क्यों नजर आ रही थी, जैसे कि सालों से ये बिल्डिंग खाली पड़ी हो। ये क्या चल रहा है? ये मैं कहां फंस गया हूं? मुझे बस जल्दी से अपने फ्लैट में जाना था। मेरा दिल कह रहा था कि फ्लैट में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तेजी से वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मुझे एक फ्लैट से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। मैं चुपके से उस फ्लैट के पास गया और कान लगा के सुनने लगा। तो आपका नाम क्या है? एक आदमी की आवाज आई। मेरा नाम मिशेल है, वो लड़की बोली। ओह मिशेल, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। मैं फ्लैट नंबर 204 में ही रहता हूं। ये तो विंसेंट की आवाज थी, मेरे उस पड़ोसी की जो आज सुबह मेरे पास आया था। मैंने दरवाजे में से अंदर झांका तो देखा कि ये वही था, विंसेंट, और वहां खड़ा वो किसी लड़की से बात कर रहा था, लेकिन मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो देखते ही मुझसे रुका नहीं गया और मैं एक झटके से दरवाजे के अंदर घुस गया, लेकिन उन्होंने तो जैसे मुझे देखा ही नहीं। मैंने जोर से विंसेंट को आवाज लगाई, लेकिन उसने फिर भी मुझ पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो दोनों आपस में बातें किए जा रहे थे। वो एक जवान लड़की थी, 22-23 साल की। अच्छा, आपको कभी किसी ने इस फ्लैट के बारे में कुछ बताया है? उस लड़की ने विंसेंट से पूछा। नहीं तो, यह फ्लैट तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या हुआ? नहीं, वो बस मुझे कई बार इसमें से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, वो लड़की बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जरूर चूहों की आवाजें होंगी। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। मैं वहां खड़ा उन दोनों को बातें करता हुआ साफ साफ देख पा रहा था, जैसे कि मेरी आंखों के सामने कोई टेप चल रहा हो। और तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया हो। मैंने उसी वक्त पलट के देखा तो देखा कि पीछे तो वही लड़की खड़ी थी, मिशेल, जो अभी अभी मेरे सामने खड़ी बातें कर रही थी। मैं बहुत डर गया और उसका हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन उसने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। नेथन, नेथन, मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज नेथन, तुमको मुझे ढूंढना होगा। मैं उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी, ओह नो, वो आ रही है। जाओ यहां से नेथन, जाओ, वो डरती हुई मुझसे बोली। उसके चेहरे पे दहशत थी। और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, दरवाजा खुलने की आवाज। वैसे तो वो आवाज मुझे रोज ही सुनाई देती थी, लेकिन उस वक्त वो आवाज सुन के मेरा तो जैसे खून ही जम गया। सामने एक परछाई थी, एक डरावनी परछाई, अपने चारों पैरों पर चलती हुई। उसके लंबे लंबे बाल थे, जिससे ये पता चल रहा था कि वो कोई लड़की है। मैं उसी वक्त वहां से भागने लगा लिफ्ट में जाने के लिए, लेकिन वो कॉरिडोर तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं भागता रहा, और फिर जब थकान के मारे मेरे फेफड़े जलने लगे तो मैं हार के नीचे गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा था। फिर कई देर वैसे ही पड़े रहने के बाद जब मैं उठा
तो देखा कि मैं अपने बेडरूम में था। मेरा फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं उसको छोड़ के गया था। मैं अपने फ्लैट में वापस आ चुका था। मैं भाग के उस बंद दरवाजे के पास गया तो देखा कि वो बंद हो रखा था। घड़ी में टाइम देखा, 5:21। क्या ये कोई सपना था? ये सब क्या था? ये हकीकत तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर मुझे अपनी कलाई पर वो उंगलियों के निशान दिखाई दिए जो शायद मिशेल के मेरा हाथ पकड़ने से बने थे। यहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। मैं इस फ्लैट में अब एक और पल नहीं रुक सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज ही ये फ्लैट छोड़ दूंगा। लेकिन तभी मुझे मिशेल के बारे में ध्यान आया। वो रोते हुए मुझसे मदद मांग रही थी, और अगर मैं वहां से चला जाता तो उसकी मदद कौन करता? मेरा दिमाग कह रहा था कि उसके बारे में भूल जा, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। इस बंद दरवाजे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा था, और मुझे पता था मैं उसका पता करके ही रहूंगा। और एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था वो था कि मिशेल कौन है? अगर वो मेरे फ्लैट की पिछली किराएदार थी तो विंसेंट ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो उसे नहीं जानता? क्योंकि मैंने उन दोनों को बात करते देखा था। मैंने मन बना लिया था कि आज मैं खुद उसके घर जाके सारी बात पूछूंगा। फिर मैं उठा और अपने बेड पे जाके लेट गया। मैं बहुत थका हुआ था। पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सोते हुए भी बार बार मेरे कानों में एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, नेथन, नेथन। जैसे कि वो लड़की मिशेल मुझे बुला रही हो। लेकिन उसकी उस आवाज से मुझे डर नहीं लग रहा था। वो आवाज तो जैसे मुझे सुकून दे रही थी। गहरी नींद में कई घंटे मैं सोता रहा। फिर जब आंख खुली तो दोपहर के 1:25 हो चुके थे। मैं जल्दी से उठा और नाश्ता किया, और नाश्ता करने के तुरंत बाद मैं विंसेंट के घर जाने के लिए निकल गया। बाहर निकल के मैं ताला ही लगा रहा था कि मुझे वो साथ वाली बुढ़िया दिखाई दी। मैंने वहीं से उसको आवाज दी, मैम रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो बुढ़िया गुस्से से मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, मैम प्लीज एक बार मुझसे बात कीजिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने उससे फिर से रिक्वेस्ट करते हुए बोला। वो सिर हिलाते हुए बोली, तुम बस एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो इस फ्लैट से दूर चले जाओ, बहुत दूर। और इतना कह के वो अपने फ्लैट के अंदर घुस गई। मैं उससे और बात करना चाहता था, लेकिन वो तो जैसे मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इससे बाद में बात करता हूं, पहले विंसेंट से जाके मिल लूं। मैं जल्दी से सीढ़ियों से होता हुआ उसके फ्लैट पे गया तो देखा कि दरवाजे पे ताला लगा था। शायद वो लोग कहीं गए हुए थे। मैंने फिर भी कई बार उनके दरवाजे पर नॉक किया, कान लगा के भी सुना कि कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही अंदर से, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अंदर कोई नहीं था। हार के मैं वापस अपने फ्लैट में आ गया और सोफे पे बैठ गया। दिमाग में ना जाने क्या क्या चल रहा था। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? वो आदमी कौन था जो मुझे मिला था? और वो लड़की मिशेल कौन थी? और वो कौन थी जो उस अंधेरे रास्ते में मेरे पीछे पड़ गई थी? और वो कौन थी जो सबसे आखिर में मुझे नजर आई थी? मेरा सिर तो जैसे इन सब सवालों से फटे जा रहा था। क्या उस बंद दरवाजे के पीछे किसी दूसरी दुनिया का कोई दरवाजा है? अगर ऐसा था तो जो कुछ मैंने वहां देखा उसका क्या मतलब हो सकता था? मिशेल ने मुझे उसे ढूंढने को कहा था, लेकिन क्यों? मैं उसको कहां ढूंढूं? यह बात तो पक्की थी कि वो इस दुनिया की तो नहीं है, और उसको ढूंढने के लिए, उसकी मदद करने के लिए मुझे फिर से उसकी दुनिया में जाना था। मैं फिर से रात होने का इंतजार करने लगा, और फिर रात में ठीक 3:19 पर वो दरवाजा फिर से खुल गया। मुझे उसके अंदर जाना था, लेकिन इस बार मैंने कोई रस्सी नहीं बांधी, क्योंकि मुझे पता था इसका कोई फायदा नहीं है।
मैं अंदर घुस गया और इस बार सिर्फ 10 मिनट चलने के बाद ही मुझे वो दरवाज़ा दिखाई दे गया और मैं सीधा उस दरवाजे के अंदर घुस गया। वेलकम बैक, मुझे वो आवाज़ आई। पलट के देखा तो ये वही आदमी था जो मुझे कल वहाँ मिला था। इस बार तो तुम बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच गए, वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोला। मैं उससे कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं बस जल्दी से इधर उधर देखने लगा। मुझे मिशेल को ढूंढना था। मैंने उस फ्लैट में सब जगह देखा लेकिन वो वहां नहीं थी, तो मैं फ्लैट से बाहर निकल गया उसको ढूंढने के लिए। बाहर वो पूरा कॉरिडोर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भीषण आग लगी हो। सब कुछ जला हुआ नजर आ रहा था, वहां कोई नहीं था। फिर मैं सीढ़ियों से भागता हुआ सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंच के मैंने जो देखा मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। वहां जाके मुझे लगा जैसे वो सब दीवारें हिल रही हैं। मैं थोड़ा और पास गया तो देखा कि वो दीवारें हिल नहीं रही थी, बल्कि उन सभी दीवारों पे छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे, रेंगने वाले कीड़े। किसी दीवार पे 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं थी जहां वो कीड़े रेंग ना रहे हों। मैं वहां से भाग के ऊपर जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने उस फ्लैट के पास जाके देखा तो अंदर वही बुढ़ा विंसेंट खड़ा था और वो किसी से बात कर रहा था, शायद अपनी वाइफ से। हम ये नहीं कर सकते, वो औरत बोली। तुम समझती क्यों नहीं, हमें ये करना ही पड़ेगा। वो हमारी बेटी है, उसके लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन पड़ोसियों को शक हो गया तो, वो औरत फिर से बोली। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा, विंसेंट बोला। और बस इतना बोलते ही वो दोनों वहां से गायब हो गए। अब वहां कोई नहीं था मेरे अलावा। और तभी, नेथन, अब चलने का टाइम हो गया है। मुझे अपने पीछे से आवाज आई। मैंने पलट के देखा तो पीछे वही आदमी खड़ा था, मार्टिन, मुझे देख के मुस्कुराता हुआ। मुझे उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आया और मैं चिल्लाते हुए उससे बोला, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? और इतना कहते ही उसने मुझे धक्का दिया। मैं धड़ाम से जा गिरा और अगले ही पल मैंने देखा कि मैं अपने फ्लैट में था। मैं फिर से उस दरवाजे से वापस आ चुका था, खाली हाथ। इस बार भी मुझे कुछ पता नहीं चल सका था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि इस बंद दरवाजे का राज कहीं ना कहीं मेरे उस पड़ोसी विंसेंट से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। बेड पे लेटते ही मुझे नींद आ गई। फिर ठीक दिन के 11 बजे मेरी आंख खुल गई। मैं उठा और जल्दी से नहा के नाश्ता किया और सेकंड फ्लोर पर चला गया विंसेंट से मिलने के लिए। लेकिन उसके फ्लैट में अभी भी ताला लगा था। मुझे उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आया। भारी मन से मैं वापस अपने फ्लैट पे आया और ताला खोलने लगा। और तभी, हे, मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने साइड में देखा तो वो वही मेरे पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी औरत थी। बच्चे, कॉफी लेना पसंद करोगे क्या? उसने प्यार से मुझसे पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर मैं उसके फ्लैट में चला गया। उसने मुझे सोफे पे बैठने को कहा और किचन में चली गई। और फिर 2 मिनट बाद वो कॉफी लेके मेरे पास आई। मुझे माफ करना बच्चे, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की थी, उसने मुझसे कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं मैं यहाँ नया हूं, मैंने कॉफी पीते हुए उससे कहा। उसके फ्लैट में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन मेरी नजर सामने दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी। वो कोई बूढ़ा आदमी था, मिलिट्री की ड्रेस में। ये मेरे हस्बैंड की फोटो है। 12 साल पहले वो चल बसे थे। वो बोली। ओह, आई एम सॉरी, मुझे जान के दुख हुआ। 2-3 मिनट तक हम दोनों चुप बैठे रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या पूछूं। फिर वो खुद ही बोल पड़ी। और कितने दिन यहां रुकने का प्लान है तुम्हारा? मैं कुछ नहीं बोला,
चुप रहा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। वो फिर से बोली। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ क्या चल रहा है। मुझे वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने एक ही बार में सब कुछ बोल दिया। मैं जानती हूँ बच्चे, वो बोली। आप जानती हैं, लेकिन आपको कैसे पता? इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसानों की समझ से परे हैं। तुम्हें पता है, जब मैं इस बिल्डिंग में आई तो यहाँ सिर्फ एक फैमिली रहती थी। नीचे फ्लैट नंबर 204 में रहने वाला विंसेंट अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ रहता था। और जानते हो, वो तब उसी फ्लैट में रहते थे जहाँ अब तुम रहते हो। क्या? वो मेरे फ्लैट में रहते थे? हाँ बच्चे, वो तीनों। लेकिन फिर एक दिन उसकी बेटी अचानक उनके फ्लैट से गायब हो गई। उस दिन के बाद से बेचारा विंसेंट भी थोड़ा पागल सा हो गया। उसके बाद उसने वो फ्लैट खाली कर दिया और नीचे 204 में चला गया। मैं ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे आने से पहले से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसमें लोग रहते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो फ्लैट तो बिल्कुल खाली है। एक दिन रात में सोते हुए मुझे उस फ्लैट से अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे अपने पास बुला रहे थे। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी और वो मेरे ही हस्बैंड की आवाज़ थी। मैं उस फ्लैट के पास गई तो देखा कि उसका दरवाज़ा खुला था। अंदर जाके मैंने देखा कि किचन के पास एक छोटा सा कमरा था जो कि बंद था और मेरे हस्बैंड की वो आवाज़ उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वो मुझे अंदर आने को कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड मर चुके हैं, ये वो नहीं थे। मैं वहाँ से वापस आ गई, लेकिन वापस आते हुए वो मुझे गुस्से से गालियाँ देने लगे। बोलने लगे कि तू मर जाती तो अच्छा होता। ये सब बताते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उस रात के बाद से मैं उस फ्लैट के पास भी नहीं गई। फिर कुछ दिन बाद उसमें एक और लड़की रहने के लिए आई थी। वो बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन वो भी अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं अब अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं निकलती। बस मार्केट से जब कुछ लेना होता है तो ही बाहर जाती हूँ। मैं सामने सोफे पे बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, आप उस लड़की को जानती हैं जो मुझसे पहले मेरे फ्लैट में रहती थी? क्या नाम था उसका? मैंने पूछा। हाँ हाँ, मैं उसको जानती हूँ, वो बहुत प्यारी लड़की थी। उसका नाम मिशेल था। मिशेल? ये नाम तो मेरे कानों में बम की तरह फूटा। ये तो वही लड़की थी जो मुझसे उस दूसरी दुनिया में मदद मांग रही थी। इसके अलावा उसे उस फ्लैट के बारे में और कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ आती जा रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने उसको थैंक्स बोला और अपने फ्लैट में वापस आने लगा। लेकिन बाहर आते ही मुझे नीचे वाले फ्लोर से दरवाज़ा खुलने और किसी के बातें करने की आवाज़ आई। ये वही था, विंसेंट। वो लोग वापस आ गए थे, लेकिन मैं उसी वक्त उसके पास नहीं गया। मैं उसके साथ तसल्ली से बैठ के बात करना चाहता था। अपने फ्लैट में आने के बाद मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया और फिर करीब 2 घंटे बाद मैं उससे मिलने निकल गया। मैं जितना उसके बारे में सोच रहा था उतना ही ज़्यादा गुस्सा मुझे उसके ऊपर आ रहा था। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके मैं अपने आप को बिल्कुल शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। ओह, तुम नेथन हो ना? आओ अंदर आ जाओ। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुलाया। मैं बिना कुछ बोले अंदर चला गया। अंदर विंसेंट सोफे पे बैठा टीवी देख रहा था। ओह नेथन, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ हमारे यहाँ? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, मैंने कहा। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? तुम्हारे फ्लैट में सब कुछ ठीक तो है ना? वो बोला। हाँ सब कुछ ठीक है,
क्या बुरा हो सकता है? मैंने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। उसकी वाइफ किचन में ही काम कर रही थी। वो मेरी तरफ देख रहा था। विंसेंट, ये मिशेल कौन है? मैंने सीरियस आवाज में उससे पूछा। और 2 मिनट सोचने के बाद वो बोला, मिशेल? पता नहीं, मैं तो किसी मिशेल को नहीं जानता। उसने बिल्कुल अनजान बनते हुए मुझसे कहा। अच्छा, मेरे पड़ोस में रहने वाली लेडी ने मुझे बताया था कि तुम किसी मिशेल नाम की लड़की से बातें करते थे जो पहले मेरे ही फ्लैट में रहती थी। मैंने फिर से बात घुमाते हुए कहा। वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। हाँ, शायद, मुझे ठीक से तो याद नहीं। एक लड़की रहती तो थी वहां पहले, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं। वो बोला। मैं अब बातों को और घुमाना नहीं चाहता था। मैंने उससे डायरेक्ट पूछा, विंसेंट, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरी पड़ोस वाली लेडी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि पहले तुम ही मेरे वाले फ्लैट में रहते थे और उस फ्लैट से तुम्हारी बेटी गायब हो गई थी। अरे नेथन, तुमसे उस पागल बुढ़िया ने यह सब कहा और तुमने मान लिया? वो तो आधी पागल है, उसको कुछ कुछ दिखाई देने की बीमारी है और तुम उसकी बात पर यकीन कर रहे हो। मेरी बेटी सूजन, वो तो हमारे साथ इसी फ्लैट में रहती थी और फिर वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में चली गई। वो हमारी बेटी है, उसके लिए हमें यह करना ही पड़ेगा। यही बोला था ना तुमने अपनी वाइफ से? मैंने उससे कहा। मेरी बात सुन के वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। ये सब क्या बोल रहे हो तुम नेथन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तभी उसकी वाइफ खाने का कुछ सामान लेके वहां आ गई। लो नेथन, आज मेरे हाथ की डिश खा के देखो, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। वो टेबल पे वो खाना रखते हुए बोली। नहीं, नेथन को देर हो रही है, ये अभी कुछ नहीं खा सकता। विंसेंट ने मेरी आंखों में देखते हुए बोला। मैं कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छा लगा आपके यहां आकर, आपसे मिलने मैं फिर से आऊंगा। इतना कह के मैं उसके फ्लैट से बाहर आ गया। अपने बेड पे लेटा मैं इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। मिशेल नाम की वो लड़की जो मुझसे मदद मांग रही थी, वो पहले इसी फ्लैट में रहती थी। तो वो आदमी कौन था और वो दूसरी लड़की कौन थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी? और विंसेंट की बेटी कहां गायब हो गई थी? क्या वो भी इस दरवाजे के पीछे गायब हुई थी? बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके जवाब अभी मुझे ढूंढने थे। मेरी आंखों के सामने बार बार मिशेल का वो मदद मांगता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। मैं रात होने का वेट करने लगा और रात मेरी उम्मीद से ज्यादा ही जल्दी हो गई। और फिर वही 3:19 पे दरवाजा खुल गया। मैं तेजी से अंदर गया और कुछ दूर चलने के बाद मुझे फिर से वही आदमी मिल गया। वो एक कुर्सी पे सिर झुकाए बैठा था। मैं उससे कुछ नहीं बोला, बस फ्लैट से बाहर निकल के सीढ़ियों से होता हुआ सीधा लिफ्ट में पहुंच गया, 3rd फ्लोर पर जाने के लिए। मुझे कैसे भी करके मिशेल को ढूंढना था और नीचे के दोनों फ्लोर्स को तो मैं पहले ही देख चुका था। वो वहां नहीं रहती थी। लेकिन लिफ्ट में गया तो देखा कि लिफ्ट में तो 3rd फ्लोर का बटन ही नहीं था। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि मैं तो रोज उसी लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाता था। मेरे पास ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं था। मैं जल्दी से लिफ्ट से निकला और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। लेकिन वो फ्लोर, वो तो मेरे फ्लोर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहां पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था और सिर्फ एक फ्लैट से रोशनी आती नजर आ रही थी। फ्लैट नंबर 304 से, मेरे फ्लैट से। मैं धीरे धीरे दबे पांव अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। कोई उसके अंदर था। फ्लैट की तरफ जाते हुए मुझे लग रहा था जैसे कोई चीज, कोई अनजान ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं बस उस फ्लैट की तरफ खींचा जा रहा हूं। दरवाजे के पास पहुंच के मैं बस उसके दरवाजे के अंदर जाने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे पीछे खींच लिया। वो जो कोई भी था, उसने मुझे इतनी तेज खींचा था कि मैं लड़खड़ा के नीचे गिर गया। खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मैं किसी और ही फ्लैट में था। वो मेरा फ्लैट नहीं था, बल्कि मेरा फ्लैट
तो मुझे उसके ठीक सामने कुछ दूर दिखाई दे रहा था। मैं हड़बड़ाता हुआ बाहर भागने लगा, लेकिन तभी एक लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वहां मत जाओ नेथन, वो यही चाहती है कि तुम उस फ्लैट के अंदर जाओ। ये लड़की मिशेल थी, वही मिशेल जो मुझसे मदद मांग रही थी। आखिर में वो मुझे मिली गई। तुम मिशेल हो ना? तुम्हें पता है, तुमको ढूंढने के लिए मैं अपनी जान पर खेल के यहां तक आया हूं। मैं जानती हूं नेथन, लेकिन तुम्हारा यहां तक आना जरूरी था, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस नर्क के दरवाजे को बंद कर सकते हो। वो दरवाजा आज तक ना जाने कितने मासूम लोगों को निगल चुका है। मिशेल, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे ठीक से बताओ सब कुछ, यहां क्या चल रहा है? वो 10 सेकंड तक मेरी तरफ देखती रही, लेकिन उसको देख के मुझे डर नहीं लग रहा था, जैसे कि मेरे दिल को पता हो कि वो मेरा बुरा नहीं चाहती है। नेथन, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि तुम्हारे यहां होने का मतलब ये है कि तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम जिस फ्लैट में रहते हो वो एक मनहूस शापित फ्लैट है, वो बोली। लेकिन क्यों मिशेल, ऐसा क्या हुआ था उसमें? उसका वो बंद दरवाजा जो हर रात अपने आप खुलता है, वो क्यों खुलता है? मुझे सब कुछ बताओ। क्या उसे हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता? नहीं नेथन, उस दरवाजे को बंद नहीं किया जा सकता। जब मैं जिंदा थी मैंने खुद उसको बंद करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नहीं कर सकी। वो नीचे सर झुकाए बैठी थी। नेथन, तुम्हारे उस फ्लैट में आने से कई महीने पहले मैं उस फ्लैट में रहने आई थी। सब कुछ अच्छा था सिवाय उस बंद दरवाजे के। हर रात मुझे उसमें से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। पहले मैं उन सब आवाजों को इग्नोर करती रही, लेकिन फिर कोई रात में मुझे मेरा नाम लेके बुलाने लगा, और वो और कोई नहीं, मेरी मम्मी थी, जो मुझे उस दरवाजे के पीछे से बुलाती थी। लेकिन मेरी मम्मी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। मैंने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस उस दरवाजे को नहीं खोल सकी। और फिर एक रात वो दरवाजा अपने आप खुल गया। उस रात के बाद से वो दरवाजा हर रात एक फिक्स टाइम पे अपने आप खुल जाता। वो बोली, हाँ मैं जानता हूँ, 3:19 पे। मैंने कहा, हाँ नेथन। और एक रात वो दरवाज़ा खुलने के बाद जब मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो मैं उसके अंदर चली गई, लेकिन वो कोई स्टोरेज रूम नहीं था। वो तो एक गलियारा था जो सीधा उस हॉस्पिटल में गया था जहाँ मेरी मम्मी की मौत हुई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उस हॉस्पिटल के अंदर एक फ्लैट था, फ्लैट नंबर 304, वही फ्लैट जिसमें मैं रहती थी। मेरी मम्मी मुझे उस फ्लैट के अंदर से बुला रही थी, और मैं उस फ्लैट के अंदर चली गई और हमेशा के लिए उसी के अंदर फंस के रह गई। ये फ्लैट, ये मनहूस फ्लैट तुमको अपने अंदर बुलाता है, और अंदर जाने के बाद तुम हमेशा के लिए इसी में फंस के रह जाते हो। मैं कितने महीनों से इसी में फंस के रह गई हूं। वो आंखों में आंसू लिए बोली, लेकिन कोई तो तरीका होगा मिशेल, कोई तो तरीका होगा तुमको यहां से निकालने का, यहां से मुक्ति दिलाने का। नहीं नेथन, कोई तरीका नहीं है। यहां तक कि मेरी बहन ने भी मुझे यहां से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो भी यहीं फंस के रह गई, और अब वो भी यहीं भटकती रहती है, अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए, गुर्राते हुए। तुम्हारी बहन? कौन तुम्हारी बहन? वो लड़की जो उस दिन मेरे पीछे पड़ी थी, वो तुम्हारी बहन है? हाँ नेथन, वो बेचारी तो मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन खुद इस नरक में फंस के रह गई। उसके बाद उस फ्लैट में एक और लड़का रहने के लिए आया था, मार्टिन। वो बोली, मार्टिन? उससे तो मैं मिल चुका हूं। हाँ, वो भी उस फ्लैट में रहने आया था और उसका शिकार बन गया। हम सब अब यहीं भटक रहे हैं। नेथन, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। तुम्हें उस पूरे फ्लैट को ही खत्म कर देना होगा। तुम्हें उसको आग लगानी होगी नेथन, नहीं तो वो मनहूस फ्लैट तुम्हारे साथ साथ और ना जाने कितने मासूमों की बलि ले लेगा। इतना कह के
वो जोर जोर से रोने लगी और अचानक से वहां से गायब हो गई। मैं 2 मिनट तक वहीं बैठा रहा और फिर उठा तो देखा कि पीछे मार्टिन खड़ा था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। लेकिन इस बार उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, एक पेट्रोल कैन और एक लाइटर। और एक आखिरी बार मेरी तरफ देख के वो मुस्कुराया और वहां से गायब हो गया। वो पेट्रोल कैन और लाइटर वहीं रखे थे। उसने वो वहां मेरे लिए छोड़े थे, जिससे कि मैं उस फ्लैट को आग लगा के उन सबको मुक्ति दिलवा सकूं। मैंने वो कैन और लाइटर उठा लिया और वो उठाते ही अगले ही पल मैं अपने फ्लैट के अंदर था। वो पेट्रोल कैन और लाइटर अभी भी मेरे पास था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे। 2 मिनट के लिए मैं वैसे ही खड़ा सोचता रहा कि अब जो मैं करने जा रहा हूं, क्या वो करना सही है। यहाँ और भी बहुत से लोग रहते हैं, उनको कितना नुकसान होगा, लेकिन जो भी नुकसान होगा उसका पैसा तो उन्हें इंश्योरेंस से वापस मिल ही जाएगा। लेकिन इस मनहूस फ्लैट ने आज तक जितने लोगों को खाया है और आगे खाएगा, उनकी जिंदगी तो उनको कभी वापस नहीं मिल सकेगी। इस शापित मनहूस फ्लैट को राख करना ही पड़ेगा। इसी में सबकी भलाई है। ये मेरा आखिरी फैसला था। लेकिन ये सुबह का टाइम था। बहुत से लोग अपने अपने फ्लैट्स में सो रहे थे और आग लगने से पहले उनको सावधान करना जरूरी था। मैं जल्दी से भाग के गया और लिफ्ट के साथ में लगे फायर अलार्म के ऊपर लगे शीशे को तोड़ दिया और उसके अंदर बने बड़े से लाल बटन को दबा दिया। पूरी बिल्डिंग में सायरन बज उठा। बस यही मौका था। मैं जल्दी से अपने फ्लैट में वापस आया और पेट्रोल का वो डब्बा उठा के पूरे फ्लैट के हर एक कोने में छिड़क दिया, खासकर उस मनहूस बंद दरवाजे के ऊपर। उसको तो मैंने पेट्रोल से बिल्कुल नहला दिया था। लेकिन इससे पहले कि मैं वो लाइटर उठा के आग जला पाता, पीछे से किसी ने मेरे सिर पर बहुत तेज कोई चीज मारी। मैं धड़ाम से नीचे जा गिरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। नीचे पड़े हुए मैंने देखा तो मेरे सामने विंसेंट खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इस घर को आग नहीं लगाने दूंगा। मैं तुम्हें मेरी बेटी को नहीं मारने दूंगा। वो बहुत जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए मुझसे बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या विंसेंट? मैं तुम्हारी बेटी को कहां मार रहा हूं? मैं तो इस मनहूस घर को जला रहा हूं। इसी में सबकी भलाई है। मैंने दर्द में कराहते हुए उससे कहा, नहीं, ये कोई बंद दरवाजा नहीं है। ये मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी, जिसकी जान गलती से मेरे हाथों से चली गई थी इसी स्टोर रूम के अंदर। एक दिन मैंने उसको गुस्से में इस स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह कदम मेरी बेटी की जान ले लेगा। और उस दिन से वो इसी स्टोर रूम में रहती है। ये स्टोर रूम कोई मामूली कमरा नहीं रहा, बल्कि खुद मेरी बेटी का रूप ले चुका है। इतने महीनों से अपनी बेटी की भूख शांत करने के लिए मैं कितने लोगों को यह घर किराए पे दे चुका हूं। मेरी बेटी उन सबको खा के अपनी भूख शांत करती है, और तू मेरी बेटी को मारना चाहता है। मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा। उसने मेरे मुंह पे जोर से लात मारते हुए कहा। मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के खड़ा हो सकूं। वो हाथ में रॉड लिए मेरी तरफ मारने के लिए बढ़ा। मेरा अंत करीब था, लेकिन तभी धड़ाम की एक तेज आवाज के साथ वो बंद दरवाजा खुल गया और उसमें से तेजी से गुर्राते हुए मिशेल की बहन बाहर आई और विंसेंट के ऊपर झपट पड़ी। ऐसा करते हुए वो बहुत जोर जोर से गुर्रा रही थी, जैसे कि वो बहुत गुस्से में हो। और फिर वो उसकी खोपड़ी को अपने हाथ से पकड़ के उसको किसी गुड़िया की तरह घसीटते हुए उस दरवाजे के अंदर घुस गई। वो बुरी तरह छटपटाता हुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा बंद होते ही उसकी वो चीखें भी दब गईं। फिर किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगा के मैं उठा और बाहर निकल के देखा कि लोग बाहर निकल भी रहे हैं या नहीं। तो सीढ़ियों से लोगों के भागने की आवाज सुन के मैं समझ गया
कि फायर अलार्म ने अपना काम कर दिया है। मैंने लाइटर उठाया और जला के उस बंद दरवाजे के ऊपर फेंक दिया और अगले ही पल वो पूरा फ्लैट आग में धधक उठा। मुझे पता था कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक ये जल के राख हो जाएगा। मैंने अपना लैपटॉप उठाया और सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। नीचे गया तो देखा कि बिल्डिंग के सब लोग वहां पहले से भीड़ लगा के खड़े थे और उन्हीं में से एक थी मेरे पड़ोस वाली वो बुढ़िया। वो मेरी तरफ देख के हाथ हिला रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। शायद उसको पता था कि ये किसने किया है। मैं भी उसके पास जाके उस भीड़ में खड़ा हो गया। आग मेरे फ्लैट से निकल के आसपास के और फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले चुकी थी। ऊपर देखते हुए मुझे अपने फ्लैट की खिड़की पर 3 परछाइयां खड़ी दिखाई दी, जिनमें से एक थी मिशेल। वो मुझे देख रही थी जैसे कि वो मुझे थैंक्स बोल रही हो, उस मनहूस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने के लिए और उसको मुक्ति दिलाने के लिए।